असर सत्यमेव जयते का देखिए क्या असर हो रहा है। आज हम बात करेंगे सत्यमेव जयते के उस एपिसोड की जिसमें भ्रष्टाचार की बात हुई, जिसमें 30 लाख से ज्यादा मिस कॉल आए हैं। हमारे साथ आमिर खान, हमेशा की तरह आमिर स्वागत है आपका, और हमारे साथ सत्यजीत भटकल, शो के डायरेक्टर, और को डायरेक्टर स्वाति भी हैं। आमिर, सबसे पहले इस मुद्दे की बात जिसका असर देखिए क्या देखने को मिल रहा है। पब्लिक सर्विसेज ग्रीवेंसेस एक्ट, पब्लिक सर्विसेज ग्रीवेंसेस एक्ट यानी कि शिकायतकर्ता निवारण कानून हमारे देश में लागू किया जाए। सत्यमेव जयते शो के जरिए उठी आमिर की इस आवाज को देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ने भी सुन लिया है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए जारी अपने घोषणा पत्र में वादा किया है। शिकायत निवारण संबंधी नागरिक अधिकार विधेयक 2011 में दूसरे सूचना का अधिकार कानून साबित होने की क्षमता है। हम इसे जरूर पारित कराएंगे। बेहतर प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए तय समय के भीतर जमीनी स्तर पर जन शिकायत निवारण किया जाना बेहद जरूरी है। क्या हम चाहते हैं कि देश के हर राज्य में और हर राज्य के हर डिस्ट्रिक्ट में एक वन स्टॉप रेप क्राइसिस सेंटर खोला जाए? सत्यमेव जयते शो के अपने पहले एपिसोड में आमिर ने बलात्कार का मुद्दा उठाते हुए वन स्टॉप रेप क्राइसिस सेंटर बनाने की मांग उठाई थी। इस मांग को भी कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है। कांग्रेस ने कहा है कि सभी अस्पतालों में वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर्स खोले जाएंगे। ये सेंटर बलात्कार और घरेलू हिंसा के केस में मेडिकल, कानूनी, मानसिक और सामाजिक स्तर पर मदद मुहैया कराएंगे। देश में एक ईमानदार पुलिस व्यवस्था न हो। हमारी पुलिस इन जिम्मेदारियों को कैसे निभाती है? दोस्तों, हमने भी इस बारे में जानने की कोशिश की। यही नहीं, अपने दूसरे एपिसोड में आमिर ने पुलिस सुधार का मुद्दा उठाया था। इस मांग को भी कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किया है। कांग्रेस ने कहा है कि पुलिस बल को आधुनिक बनाने का काम जारी रखा जाएगा। ये तय किया जाएगा कि पुलिस कर्मियों को बेहतर ट्रेनिंग मिले, उन्हें लोगों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील बनाया जाए। कांग्रेस पुलिस सुधारों को लागू करने को प्राथमिकता देगी। केरल में राज्य सरकार के जरिए खर्च होने वाले पैसे का 1/3 सीधे ग्राम पंचायतों को दिया जाता है, और वो भी बिना किसी शर्त के। पंचायतें इस पैसे के खर्च का फैसला ग्राम सभा के जरिए करती हैं। आमिर ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर दिखाए गए एपिसोड में पूरे देश में ग्राम सभा और मोहल्ला सभा की जरूरत बताई थी। अपील की गई थी कि ग्राम सभा और मोहल्ला सभा के लिए अलग से बजट की व्यवस्था होनी चाहिए। दोस्तों, ये बहुत जरूरी है कि गांव के लोगों को जैसे ग्राम सभा का अधिकार मिला है, वैसे ही शहर में हमें मोहल्ला सभा का अधिकार मिलना चाहिए, जिससे हम अपने इलाके के स्थानीय मुद्दों पर, लोकल मुद्दों पर खुद फैसले ले सकें। यही नहीं, आमिर ने आंध्र प्रदेश की तर्ज पर दूसरे राज्यों में सोशल ऑडिट को भी जरूरी बताया। बैठकर सिर्फ कागजों पर ही होती है। आंध्र प्रदेश में ये सामाजिक जांच, ये सोशल ऑडिट्स किस पैमाने पे हो रहे हैं? पूरे राज्य में हो रहा है। आज तक करीब 200 करोड़ से ऊपर सरकार ने माना है कि पैसे का मिसयूज जो है हुआ है। 25 और 30 करोड़ के बीच रिकवरीज, पब्लिक रिकवरीज हुए हैं। आमिर के उठाए कुछ मुद्दों को कांग्रेस का साथ तो मिल गया है, लेकिन इंतजार उस वक्त का है जब आमिर के उठाए सभी मुद्दों पर अमल किया जाएगा। मेरा भारत महान शायद नहीं है, लेकिन होगा, बहुत जल्द होगा, और उसको मैं बदलूंगा। तो आमिर, अभी तो एक पार्टी का मैनिफेस्टो आया और बड़ी पार्टी का मैनिफेस्टो आया, और उसमें कम से कम इतने मुद्दे तो शामिल हुए। मुझे बड़ी खुशी है कि ये मुद्दे शामिल हुए हैं मैनिफेस्टो में, और हम चाहेंगे कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने मैनिफेस्टोज में इन बहुत ही अहम मुद्दों को शामिल करें, और इन इश्यूज़ पे अपनी सफाई दें कि उनका क्या नज़रिया है इन इश्यूज़ पर, क्योंकि ये ऐसे इश्यूज़ हैं, मुद्दे हैं जो हर एक कॉमन इंसान को छूते हैं, उसकी ज़िंदगी पर फ़र्क डालते हैं। तो ये तो बहुत ही अहम मुद्दे हैं, और मुझे लगता है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज अगर अपने मैनिफेस्टो में डालें तो हमें जनता को, देश की जनता को खुशी होगी इससे। तो आज बात करेंगे सब बड़ी पार्टियों के नेताओं से। हमारे साथ कपिल सिब्बल साहब जुड़ रहे हैं, कानून मंत्री, और अभी चांदनी चौक से उम्मीदवार भी हैं कांग्रेस की तरफ से। सिब्बल साहब, आमिर का सवाल है आपसे। गुड इवनिंग सर। हाँ बताइए, पूछिए। Good evening, sir. I'm very well, sir. How are you? Good evening. Good evening. Sir, my question to you is that हम हिंदी में ही बात करेंगे। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो सोशल ऑडिट्स हुए हैं आंध्र प्रदेश में, वहाँ पर कांग्रेस की सरकार ने ही ये शुरू किया है।
लेकिन ये कांग्रेस के बाकी राज्यों में हम क्यों नहीं देखते कि सोशल ऑडिट्स हो रहे हैं? क्योंकि कई राज्य हैं जहां पर आपकी सरकार है, तो वहां पर ये सोशल ऑडिट्स क्यों नहीं हो रहे हैं? ये होने चाहिए, तो मुख्यमंत्री फैसला करेंगे। जैसे आंध्र प्रदेश ने मुख्यमंत्री ने फैसला किया कि ऑडिट्स होने चाहिए, तो मैं समझता हूं कि कोई भी सरकार हो, चाहे वो हमारी सरकार हो या विपक्ष की सरकार हो, सोशल ऑडिट बड़ा ज़रूरी है कि जब तक सोशल ऑडिट नहीं होगा तो हमें इस बात का इल्म नहीं होगा कि पैसा जा कहाँ रहा है, किस तरह से खर्च हो रहा है, पर पैसा बर्बाद हो रहा है या उसका सही उपयोग हो रहा है। जी, लेकिन कपिल जी, लेकिन कपिल जी, ये तो इस बात से तो हम सब सहमत हैं कि सोशल ऑडिट्स होने चाहिए। हम सब अग्री करते हैं इस पे कि सोशल ऑडिट्स होने चाहिए, लेकिन क्यों, क्या बात है कि राज्य सरकारें करेंगी ना? आपको मालूम है कि तो राज्य सरकार संविधान तो है, केंद्र, यही तो मैं कह रहा हूं ना कि राज्य सरकारों को यह आदेश देना चाहिए, जो हमारी अपनी सरकारें हैं, कि जहां जहां पैसा खर्च होने को जाता है, जिस योजना में खर्च होने को जाता है, तो निश्चित रूप से वहां सोशल ऑडिट होना चाहिए। और हम अपनी सरकारों को जरूर ये बात कहेंगे, लेकिन अब दो राय है नहीं। लेकिन अब तक क्यों नहीं हुआ? फॉर एग्जांपल राजस्थान में कोशिश की गई थी सोशल ऑडिट्स कराने की, राजस्थान में भी आपकी सरकार थी उस वक्त, तो वहां पर फिर वो नहीं लाया गया सोशल ऑडिट्स। क्या बात है? आप अपने राज्य सरकार से अभी तक, आज तक क्यों नहीं बोला ये बात? रेजिस्टेंस होती है ना, आपको मालूम है कि जब खर्चा जाता है, खर्चा कहीं जाता है तो देखिए, जैसे हमारी केंद्र सरकार है, जब हम सर्व शिक्षा अभियान में खर्चा देते हैं किसी राज्य सरकार को, या स्वास्थ्य के मामले में कोई खर्चा देते हैं, तो जो राज्य सरकार है वो कहती है कि साहब आपने हमें पैसा दे दिया, इसके बाद कैसे हम खर्चें, किस तरह खर्चें, ये हमारी जिम्मेदारी है, आप इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकते। तो ऐसे ही जब किसी संस्था को पैसा जाता है, आपका कहना सही है कपिल जी कि राज्य सरकार को इसमें तय करना है, लेकिन मेरा यह सवाल है कि चूंकि कांग्रेस की ही राज्य सरकार है, तो कांग्रेस की हाईकमांड को क्या दिक्कत है कि अपने जो चीफ मिनिस्टर से सवाल पूछें कि भाई आप क्यों नहीं कर रहे हैं सोशल ऑडिट्स अपने स्टेट में, अपने राज्य में? नहीं, वो बात नहीं, ये चर्चा होती है, लेकिन कोई केंद्र सरकार इस पे कोई निर्णय लेकर किसी राज्य सरकार को डायरेक्शन नहीं दे सकती। नहीं, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, तो हम अपने मुख्यमंत्री से जरूर, नहीं, मैं डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, मुझे मालूम है, अब मैं भी समझ रहा हूं, मुख्यमंत्री को हम कहते हैं, कई बार कहते हैं, ऐसी बात नहीं है केंद्र सरकार की और हमारी पार्टी नहीं कहती, कई बार कहती है कि जो खर्चा हो रहा है वो सही खर्चा होना चाहिए, उसका सही उपयोग होना चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि हम नहीं करते, लेकिन होता क्या है कि इसके पास हमारे साधन भी नहीं है। किस तरह से सोशल ऑडिट हो, कौन सी अकाउंटिंग प्रोसीजर किया जाए, कौन उस पर निगरानी करेगा, ये अपने आप में एक और व्यवस्था हमें बनानी पड़ेगी। और आंध्र प्रदेश में तो बहुत कई प्रदेशों नहीं बनी हुई। जी, आंध्र प्रदेश में ये एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छी तरह चल रहा है और आंध्र प्रदेश में तो बड़ी कामयाबी मिली है उनको, करीबन 8,000। प्रॉब्लम यह है कि आंध्र प्रदेश में हुआ है बिकॉज आंध्र प्रदेश में IT कनेक्टिविटी बड़ी जबरदस्त तरीके से हर जगह पे पहुंची है, लेकिन बाकी प्रदेशों में वो कनेक्टिविटी नहीं पहुंची। अगर आप कनेक्टिविटी करोगे, और सोशल ऑडिट तो तभी सफल होगा जब पूरी तरह से कनेक्टिविटी होगी। नहीं कपिल जी, आई डोंट थिंक कनेक्टिविटी है ही नहीं। आई डोंट थिंक कनेक्टिविटी वाज द इशू इन आंध्र प्रदेश। मुझे लगता है कि आंध्र प्रदेश की जो सीएम थे उनका एक पॉलिटिकल विल था कि वो करना चाहते थे, ये मेरी समझ है कि इसलिए ये मुमकिन हुआ आंध्र प्रदेश में। और हम चाहेंगे कि सारे राज्यों में ये लागू हो सोशल ऑडिट्स, क्योंकि ये वाकई एक कॉमन मैन को ताकत देता है। और भ्रष्टाचार जो हम देखते हैं, जैसे राजीव गांधी ने बताया कि पैसा पहुंचते पहुंचते बहुत कम पहुंचता है लोगों तक, सुविधाएं पहुंचते पहुंचते बहुत कम पहुंचती हैं, तो सोशल ऑडिट से ही ये ठीक किया जा सकता है। और हम चाहेंगे कि सारी राज्य सरकारें इसको लागू करें। नहीं, हम भी यही चाहेंगे। साथ साथ में जो हमने आधार स्कीम बनाई है, जो हमने आधार के द्वारा एक आइडेंटिटी हर शख्स को नंबर दिया है, अगर वही आधार स्कीम के द्वारा सभी जो हमारी ऐसी योजनाएं हैं जिसके द्वारा आम आदमी के पास पैसा पहुंचना चाहिए, अगर आधार के द्वारा या हो तो अपने आप में सोशल ऑडिट हो जाएगा। हम बड़ी प्रयास करें। चलिए, हम इसका सोल्यूशन अल्टीमेटली टेक्नोलॉजी है, मैं आपको बताऊं। जी, हम उम्मीद करते हैं कि ये सोशल ऑडिट्स हर राज्य में आएंगे। आप कांग्रेस लेकिन ये आधार पर फिर सुप्रीम कोर्ट ही इतने ज्यादा आधार पर हम नहीं रुकते, हम दूसरी चीज पे आते हैं। मुझे ये पूछना है कि मोहल्ला सभा क्यों नहीं होती जहां जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, क्योंकि एक मॉडल नगर राज बिल केंद्र सरकार ने पास किया था, मतलब एक बनाया था मॉडल नगर राज बिल जो राज्य सरकारों को अपनाना था।
उसके बावजूद महाराष्ट्र जैसा जो राज्य है जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां पर क्यों मेरे मोहल्ले में मोहल्ला सभा क्यों नहीं होती? नहीं, देखिए, पहली बात यह है कि मोहल्ला सभा जब तक संविधान में उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा, जब तक मोहल्ला सभा का कोई अधिकार नहीं दिया जा सकता। जहां तक म्युनिसिपैलिटी का सवाल है, वो संविधान में इंक्लूडेड है। 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में हम नगर पालिका, जो हमारी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, पंचायत है, उनको हम पैसा दे सकते हैं। लेकिन जब आप मोहल्ला सभा पे जाओगे तो अभी संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, क्योंकि वो अधिकार मोहल्ला सभा को कोई एडमिनिस्ट्रेशन दे नहीं सकती। तो जो आपका सवाल है वो अपने आप में उस पर चर्चा होनी चाहिए, क्या मोहल्ला सभा को किस तरीके से पैसा दिया जाए और कैसे अधिकार दिया जाए, वो तभी होगा जब संविधान में संशोधन हो, अदरवाइज ये हो नहीं सकता। सिबल साहब नमस्ते, मैं भी इस शो से जुड़ा हूं एज द डायरेक्टर। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जो मॉडल नगर राज बिल है वो एक्चुअली केंद्र सरकार ने बनाया, यूनियन अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने बनाया था। तो जाहिर है कि यूनियन अर्बन मिनिस्ट्री ने भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को मद्देनजर रखते हुए वो पूरा बिल बनाया। कहने की बात यह है कि हर राज्य को उस बिल को अपनाना था ताकि JNNURM का पैसा मिले। हुआ यह है कि JNNURM का पैसा आ रहा है, सो कॉल्ड नगर राज बिल पास हुआ है, लेकिन जिस फॉर्म में नगर राज बिल केंद्र सरकार ने बनाया था, किसी भी राज्य सरकार ने उसे अपनाया नहीं है। तो एक लीगल फुल्ली कॉन्स्टिट्यूशनल बिल सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्रिएट किया है, लेकिन वो अपनाया नहीं है। ये क्यों? बिल हम बना सकते हैं, हम व्यवस्था रख सकते हैं, लेकिन उसका अपनाना राज्य सरकार का अधिकार है। और राज्य सरकार कोई उसको अपनाती है, कोई नहीं अपनाती। हम राज्य सरकार के ऊपर थोप नहीं सकते ऐसे बिल। सिबल साहब बात सही है कि आप थोप नहीं सकते, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल बात नहीं जो आप पहले कह रहे थे। हाँ, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कोई दिक्कत नहीं है। मोहल्ला सभा की बात कर रहे थे। जी जी बिल्कुल, बिकॉज मॉडल नगर राज बिल में, मॉडल नगर राज बिल जो है उसमें मोहल्ला सभा का जिक्र है, उसका प्रावधान है। वो तो नहीं, वो बिल ऐसा नहीं कर सकता, समझिए आप। बिल तो एक मॉडल बिल है जी, और मॉडल बिल के द्वारा आप राज्य सरकारों को कहते हो कि ऐसा बिल आप लेजिस्लेशन में लाओ और लेजिस्लेशन करके उसको अधिकार दो। लेकिन आप तो एक स्कीम की बात कर रहे हो। जब मोहल्ला सभा के खर्चे की बात आती है तो एक स्कीम के अंतर्गत नहीं होना चाहिए। मोहल्ला सभा को सभी स्कीमों के अंतर्गत उनको खर्चा करने का अधिकार होना चाहिए। वो तभी हो सकता है जब संशोधन होगा। तो क्या आप चाहते हैं, कांग्रेस का क्या विचार है इस पे? क्या कांग्रेस चाहेगी कि मोहल्ला सभा हो? क्या कांग्रेस चाहेगी कि ये हम लाया जाए, ये मोहल्ला सभाएं हो देश भर में? क्या आप चाहेंगे? ये तो चर्चा की बात है आमिर भाई, इस पे मैं ना टिप्पणी कर सकता हूं, ना मुझे करनी चाहिए। ये बड़ी भारी चर्चा की बात है। आज के दिन भी जब हम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को पैसा देते हैं या पंचायतों को पैसा देते हैं, राज्य सरकार वो भी नहीं चाहती। जो अधिकार संविधान के द्वारा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो अधिकार हमने नगर पालिका को, अपने पंचायतों को दिए, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को दिए, राज्य सरकार देना ही नहीं चाहती। डेवोल्यूशन ऑफ पावर आज तक नहीं हुई, क्योंकि राज्य सरकार चाहती है कि वो जो पर्स स्ट्रिंग्स हैं अपने उसके हाथ में रहें। तो हम ये पूछ रहे हैं कि आप क्या चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं मोहल्ला सभा तो और आगे बात है। हम चाहते हैं, आप क्या, हम ये सुनना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं? व्यक्तिगत मैं तो चाहता हूं कि पूरा डिसेंट्रलाइजेशन हो, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन ऐसा ना हो कि जहां जो काम हो भी रहा है वो भी रुक जाए। नहीं, क्या इसमें ऐसा कुछ नेगेटिव देखते हैं आप? नहीं, मैं समझता हूं कि होना चाहिए इन प्रिंसिपल, बट उस पर पूरी तरह से व्यवस्था बननी चाहिए। अगर व्यवस्था बगैर हमने ऐसा कोई काम किया तो उसका नुकसान भी बड़ा हो सकता है। कपिल साहब, ये शिकायतकर्ता निवारण कानून जो है, जो बिल था पार्लियामेंट में, वो क्यों पास नहीं हो पाया, और आपके क्या विचार हैं उस पर? क्या आप चाहेंगे कि वो बिल आए? ये तो विपक्ष से पूछना होगा। हम तो चाहते थे कि सारे बिल ये पास हों, लेकिन विपक्ष ने कोई ये बिल आने नहीं दिया पार्लियामेंट में। हमने बड़ी कोशिश की, चाहे वो भ्रष्टाचार के प्रति था, चाहे वो दूसरे बहुत अहम बिल थे, कोई विपक्ष ने पास ही नहीं होने दिए और हम कहते रह गए। शिक्षा के कानून, शिक्षा के कई कानून थे जो मैंने पहले 100 दिनों में बनाए थे, आज तक वो उन्होंने पास नहीं होने दिए। अब जब तक विपक्ष और सत्ता पक्ष इकट्ठा नहीं सोचेगा हिंदुस्तान के भविष्य के बारे में, तो निश्चित रूप से अगर ठोस पहुंचेगी तो हिंदुस्तान के भविष्य को ठोस पहुंचेगी। तो और हमें राजनीतिक दलों को इकट्ठा होकर ये सोचना चाहिए, कुछ ऐसे मुद्दे हैं देश के सामने जो पॉलिटिक्स से अबव हैं,
पॉलिटिक्स से ऊपर हैं और हमें इकट्ठी राय करके वो आगे काम बढ़ाना चाहिए। क्योंकि ये एक बिल है जो बहुत अच्छा बिल हमें समझ में आ रहा है, शिकायतकर्ता निवारण कानून, और हम चाहेंगे कि आप इसे लाएं और जो नई सरकार बने, चाहे वो आपकी बने या किसी और की बने। आपकी सरकार ना बनी कपिल सिब्बल साहब तो भी क्या सपोर्ट करेंगे अगर कोई दूसरी सरकार लाती है इसको? तो अरे क्यों नहीं, हमारी सरकार बनेगी, यूपीए 3 बनेगी और हम ही बिल लाएंगे, आप फिक्र ना करो। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि विपक्ष में अगर पहुंच गए तो फिर आप भी उसी तरह हो जाएंगे? आप काहे को घबराते हो भैया? जब तक हम विपक्ष में थे तो हमने पूरा साथ दिया था सत्ता पक्ष का, कभी हमने कोई बिल नहीं रोका था। एक आखिरी सवाल है, रोक लिया, हमारा कोड रोक लिया, ये सारे बिल रोक दिए हमने। कभी जब विपक्ष में बैठे थे तो हम हिंदुस्तान के हित के बारे में सोचते थे, हम अपने हित के बारे में हमने कभी नहीं सोचा। हम एक आखिरी सवाल है कपिल साहब, ये कि आपकी क्या राय है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं क्या वो आरटीआई के तहत आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए? नहीं, देखिए यहाँ तक जो आज तक कानून बना हुआ है, और इसमें आमिर भाई इसमें बहुत कॉम्प्लेक्स मामला है, बहुत गंभीर मामला है। एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी कोई एंटिटी नहीं होती। इट इज ओनली रजिस्टर्ड अंडर द इन द इलेक्शन कमीशन एंड अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। तो क्या आप चाहेंगे कि एंटिटी नहीं होती? तो क्या आप चाहेंगे कि आपकी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो लोगों को जवाब देने में एकदम खुले तरीके से सामने आए? और हम क्यों नहीं? तो इसका मतलब ये है कि अगर हम पॉलिटिकल पार्टी को सवाल पूछें, चाहे वो आरटीआई के तहत ना हो, हम कोई सवाल पूछें तो उसका जवाब हमें मिलेगा? नहीं, जरूर मिलेगा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो पैसा देता है हमें, देखिए जहां तक 20,000 के अबव की डोनेशन है वो हमें डिक्लेयर करनी पड़ती है, इलेक्शन कमीशन को डिक्लेयर करनी पड़ती है और इनकम टैक्स को डिक्लेयर करनी पड़ती है, उसमें कोई दिक्कत है नहीं, वो ऑलरेडी डिस्क्लोज्ड है। जहां तक 20,000 से कम की डोनेशन है वो इंडिविजुअल डोनेशन है। अगर इंडिविजुअल का पता चल जाए तो विपक्षी दल उस इंडिविजुअल को टारगेट करेंगे। इसके पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस बड़ी सीरियस हैं, और क्योंकि आप शायद ये इंप्लीकेशंस पूरी तरह से आपको शायद जानकारी ना हो, इसी वजह से कोई एक शख्स है जो आपको कंट्रीब्यूट करता है, वही शख्स दूसरी पार्टी को कंट्रीब्यूट करता है। अब अगर वो ज्यादा किसी पार्टी को देगा, किसी पार्टी को कम देगा, तो टारगेट बन जाएगा, अगली बार उसकी बिजनेस बंद हो जाएगी। तो आप ये कोई आसान सवाल नहीं है। हम चाहते हैं कि पारदर्शिता हो, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि जो ढांचा हमने बनाया है, इस पारदर्शिता के साथ वो ढांचा ही ना कहीं गिर पाए। तो ये बहुत शॉकिंग एडमिशन है सिब्बल साहब कि अगर कोई कंट्रीब्यूशन में कम ज्यादा होता है तो किसी की बिजनेस बंद हो सकती है। ये अपने लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात है नहीं। और हम चाहेंगे कि सिब्बल साहब, आप जो कह रहे हैं कि आप भी करना चाहते हैं और विपक्ष भी ऐसा आए जो करना चाहे, या आप विपक्ष में हो या दूसरी पार्टी विपक्ष में हो, कम से कम लोगों को ये कानून तो मिले, लोगों को ये अधिकार तो मिले, ये मिले। लेकिन मुझे बहुत बड़ा, जैसे सत्या ने बताया कि कपिल जी ने कहा कि अगर ये सवाल पूछा जाए किसी से कि किसने कितना दिया, जिसने 20,000 से कम दिया, उस पर हमला भी हो सकता है। तो इनका ये कहना है कि आजकल की पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जो अगले मेहमान हमारे साथ हैं। अगले मेहमान हमारे साथ हैं, तुमने हमें कम पैसा दिया, हम तुम पे हमला करेंगे। अगले मेहमान हमारे साथ हैं, उनसे भी ये सवाल करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सिब्बल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब बात उन अधिकारों की जिनका जिक्र, एक मिनट समझिए, किसी एक पर्सन एक पार्टी को दिया, दूसरे को नहीं दिया, तो जब वो दूसरी सत्ता में आएगी तो जिसने पैसा दूसरी पार्टी को दिया उसका तो समझ लीजिए वो कभी देगा ही नहीं आगे, क्योंकि उसके खिलाफ कार्रवाई का शुरू हो जाएगी। तो ये शॉकिंग चीज नहीं है कपिल जी। तो आसान काम, कपिल जी, क्या ये शॉकिंग चीज नहीं बोल रहे हैं आप हमें कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी हैं कि वो चूंकि आपने हमको 2 रुपए नहीं दिया, हम आप पे गुस्सा उतारेंगे? वो देना बंद कर देगा आमिर भाई, वो देना ही बंद कर देगा। वो क्यों एक्सपोज हो? अगर मैं आपकी मदद करता हूं, आपकी फिल्म में कोई मदद करता है, वो एक्सपोज नहीं होना चाहता, तो उसकी मदद की क्या जरूरत है? हम पॉलिटिकल पार्टीज को इतने पैसों की जरूरत क्या है? वो मदद करनी बंद कर देगा। इससे बेहतर तो ये है कि जो भी कंट्रीब्यूशन हो उसका 150% टैक्स डिडक्शन हो, ठीक है, नॉर्मल थिंग, उसका 150% या 200% टैक्स डिडक्शन हो, सब चेक से हो, तो फिर तो बात बनेगी। तो पॉलिटिकल पार्टी, आपका कहना है पॉलिटिकल पार्टीज को आरटीआई के अंडर नहीं आना चाहिए? नहीं, इस समय आरटीआई का जो एक्ट है उसमें पॉलिटिकल पार्टीज अंडर नहीं आती। आना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये चर्चा का सवाल है। मैं ये नहीं कहता आना चाहिए। तो चर्चा ही तो कर रहे हैं कपिल जी, चर्चा ही तो कर रहे हैं। आप अपना ओपिनियन दे दीजिए, हम चर्चा ही तो कर रहे हैं। आपका क्या ओपिनियन है?
चर्चा का सवाल है तो आप भैया चर्चा करिए। पार्टी ने तय करना है, मैं इंडिविजुअल हूं, ये पॉलिटिकल पार्टी तय करती, इसकी रैमिफिकेशंस बड़ी हो सकती है। तो ये अच्छा नहीं है कि मैं व्यक्तिगत तौर पे अपना ओपिनियन दूं। चलिए, बहुत शुक्रिया कपिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगली पार्टी से अगले थैंक यू कपिल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अधिकारों की बात, जिन अधिकारों का आपने जिक्र किया वो उनका भी जिक्र करेंगे, लेकिन ये भी बता दें दर्शकों की 30 लाख से ज्यादा रिस्पॉन्सेज आए आपके इस एपिसोड को। 30 लाख स्वाति, 30 लाख का मतलब देश जो है वो ऐसा नहीं कि इस इलेक्शन के माहौल में सब कुछ भूल चुका है। सबको अपने हकों का, अपने अधिकारों की चिंता है। जी और ये आंकड़ा बढ़ते ही जा रहा है, आप देखते रहिएगा कैसे बढ़ रहा है। ये अधिकार जिनकी बात की आमिर ने, उन पर नजर डाल लेते हैं। चुनाव सिर पर है। देश भर में नेता धुआंधार प्रचार में जुटे हैं, लेकिन क्या देश का हर नागरिक वोट देने जाएगा? सरकार ने जो अधिकार हमें दे रखे हैं उनमें वोटिंग का अधिकार सबसे निर्णायक है, लेकिन वोट डालने कितने लोग जाते हैं? 2009 के लोकसभा चुनाव में देश भर में करीब 60% लोगों ने वोट दिया, यानी 10 में से 6 लोग वोट देने गए। दिल्ली में तो पिछली बार 50% लोग ही वोट डालने गए, यानी आधे लोग वोटिंग बूथ तक पहुंचे ही नहीं। मुंबई में और भी बुरा हाल रहा, सिर्फ 44% लोग वोट डालने गए। दक्षिण मुंबई सीट पर सिर्फ 40% मतदान हुआ, यानी 10 में से 6 लोगों ने वोट देना जरूरी नहीं समझा। सवाल यह है कि हम वोटिंग के अधिकार का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? साल पहले 1994 में सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत हुई। 2005 में सूचना का अधिकार मिला, लेकिन कितने लोग इसका इस्तेमाल करते हैं? हर साल सिर्फ 20 से 25 लाख सवाल सरकार से पूछे जाते हैं। 125 करोड़ की आबादी में यह आंकड़ा कम है, क्योंकि सरकार को कोसने वालों की तादाद तो करोड़ों में है, लेकिन 10 रुपए देकर सवाल पूछने के पचड़े में कोई नहीं पड़ना चाहता। सरकार की तरफ से मिले शिक्षा के अधिकार में भी हम पिछड़े हुए हैं। यूनेस्को की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 2/3 बच्चे अभी भी बुनियादी शिक्षा से महरूम हैं। सिर्फ 1/3 बच्चे 4th क्लास तक पहुंच पाते हैं। भारत में वयस्क निरक्षरों की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है। उपभोक्ता अधिकार पर भी हमारा रवैया उदासीन है। 28 साल पहले हिंदुस्तान में उपभोक्ताओं को अधिकार मिले, शिकायत से लेकर जानकारी के प्रावधान दिए गए हैं, लेकिन हम इन अधिकारों को लेकर सजग नहीं रहते। सरकार ने ऑनलाइन जागो ग्राहक जागो अभियान भी चला रखा है, लेकिन मिलावट से लेकर धोखाधड़ी की शिकायतें आती हैं। सवाल यह है कि हम अपने अधिकारों का इस्तेमाल क्यों नहीं करते?